खराब कर सकता है, क्योंकि शरीर को उस अतिरिक्त वजन को ढोने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, जबकि मांसपेशियां पहले से ही कमजोर हैं। ये बात तो पूरे नजरिए को ही बदल देती है। तो मतलब हमें प्रोटीन जैसे बड़े पोषक तत्वों पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों का क्या जो मशीन को ठीक से चलाने में मदद करती हैं? मुझे याद है आपने विटामिन सी का जिक्र किया था। हाँ क्या उसकी भी कोई खास भूमिका है? हाँ, और ये भूमिका अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब? देखें, इस बीमारी में ऑक्सीडेटिव तनाव बहुत ज्यादा होता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। विटामिन सी इस तनाव को कम करने में मदद करता है। तो ये शरीर के अंदर की जंग में एक तरह से शांति दूत का काम करता है। आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों की सेहत के लिए जरूरी है। ये सूजन को नियंत्रित करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में भी भूमिका निभाता है। मतलब ये हर तरफ से मदद कर रहा है। जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों का शरीर पहले से ही एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। विटामिन सी जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी उस लड़ाई को और भी कठिन बना देती है। ये सब सुनना बहुत आशाजनक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें एक कदम पीछे हटकर यथार्थवादी उम्मीदों पर बात करनी चाहिए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आए हैं। उम्मीद जगाना जरूरी है, लेकिन झूठी उम्मीद देना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें इस अध्ययन की सीमाओं को साफ साफ समझना होगा। तो सबसे पहले और सबसे जोर देकर हमें ये साफ करना चाहिए, पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। सही कहा मैंने। एकदम सही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आहार पहले से हो चुके मांसपेशियों के नुकसान को उलट नहीं सकता। जो मांसपेशियां खत्म हो चुकी हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। ये कोई टाइम मशीन नहीं है। ठीक है, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो अब उस सवाल पर आते हैं कि ये अध्ययन किस बात का समर्थन करता है? ये हमें क्या करने की ताकत देता है? ये हमें संरक्षण और अनुकूलन की ताकत देता है। एक सही पोषण योजना मौजूदा मांसपेशियों को संरक्षित करने, यानी उन्हें और ज्यादा टूटने से बचाने में मदद कर सकती है। अच्छा। ये मरीज की कार्यात्मक क्षमता, मतलब रोजमर्रा के काम करने की काबिलियत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकती है। और इन सबका मिला-जुला असर जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में दिखता है। तो संदेश ये नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे, बल्कि ये है कि आप आज जो आपके पास है उसे बेहतर ढंग से बचा सकते हैं और अपनी आज की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यही इसका सार है। ये आज की ताकत की रक्षा करने के बारे में है, किसी जादुई इलाज का वादा नहीं। और ये जानना कि आप आज कुछ कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक राहत होगी। हाँ, बजाय इसके कि आप सिर्फ भविष्य के किसी इलाज का इंतजार करें। चलिए अब इस सारे वैज्ञानिक जानकारी को जमीन पर लाते हैं। ये विज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आम इंसान मंगलवार की सुबह अपने किचन में क्या करे? खासकर भारत के संदर्भ में एक व्यवहारिक पोषण योजना कैसे दिखनी चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, अध्ययन और स्रोत के आधार पर 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, मध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन सेवन। ठीक है। दूसरा, ऐसे खाद्य पदार्थ चुने जो आसानी से पच जाएं, ताकि शरीर को उन्हें तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा ना लगानी पड़े। सही बात है, ऊर्जा तो वैसे ही कम है। बिल्कुल। तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी पोषण, यानी ऐसी चीजें जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करें। और चौथा, खाली कैलोरी और रिफाइंड शुगर से दूर रहें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस मरीज में पहले से ही थकान है, क्या उसके लिए ये सब तैयार करना व्यावहारिक है? क्या स्रोत में इस चुनौती पर कोई बात की गई थी? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और इसीलिए स्रोत में दिए गए सुझाव इतने महत्वपूर्ण हैं। वो जटिल या विदेशी चीजों के बारे में नहीं है। तो क्या है सुझाव? प्रोटीन के लिए उन्होंने दाल और चावल के संयोजन का सुझाव दिया है। ये मिलकर एक संपूर्ण प्रोटीन बनाता है। अच्छा, हमारी खिचड़ी। हाँ, दही और पनीर बेहतरीन विकल्प हैं। यदि उपयुक्त हो तो अंडे और अंकुरित अनाज, जिन्हें बस भिगोना और पकाना होता है। ये सब बहुत ही सरल और सुलभ हैं। तो मतलब ये महंगे इंपोर्टेड प्रोटीन पाउडर के बारे में नहीं है, ये हमारे घर की दाल चावल की ताकत के बारे में है। विटामिन सी के लिए क्या सुझाव थे? वही सादगी यहाँ भी है। विटामिन सी के लिए आंवला से बेहतर कुछ नहीं। हाँ, वो तो सुपर फूड है। बिल्कुल। संतरा, अमरूद और रोजमर्रा में बस 1 गिलास नींबू पानी पीना भी बहुत प्रभावी हो सकता है। संदेश ये है कि समाधान आपके किचन में ही मौजूद है, बस उसे सही जानकारी की नज़र से देखने की जरूरत है।
ये जानना कितना सुकून देने वाला है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भविष्य के बड़े इलाजों का इंतजार करते हुए आज हाथ पर हाथ धरकर बैठना एक बहुत बड़ी गलती होगी? निश्चित रूप से। भविष्य की थेरेपी जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन आज आप जो खाते हैं उसका असर कल सुबह से दिखना शुरू हो सकता है। सही में? हाँ, ये कार्यात्मक गिरावट की गति को धीमा कर सकता है। ये किसी व्यक्ति को कुछ और महीनों या सालों तक आत्मनिर्भर बनाए रख सकता है। ये उनके दैनिक ऊर्जा के स्तर और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। और मुझे लगता है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा होगा। ये बेबसी की भावना को कम करता है। बिल्कुल, जब किसी को लगता है कि वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कुछ कर सकते हैं, तो ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये नियंत्रण की भावना वापस लाता है। हाँ। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की भलाई का समर्थन करता है। और अंत में मुझे लगता है कि हमें स्रोत के बारे में उस एक बात का जिक्र जरूर करना चाहिए जो इस पूरी जानकारी को और भी ज्यादा मानवीय और विश्वसनीय बनाती है। हाँ, वो जरूरी है। ये सब किसी बड़ी कंपनी या संस्थान ने नहीं कहा है। ये जानकारी एक ऐसे व्यक्ति ने साझा की है जो खुद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रहा है। इसमें कोई झूठे वादे नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर उम्मीदें नहीं है। ये सिर्फ सत्यापित विज्ञान है जिसे अनुभव और जिम्मेदारी के साथ साझा किया गया है। ये पहलू इसे सिर्फ जानकारी से ज्यादा एक भरोसेमंद सलाह बना देता है। ये किसी के जिए हुए अनुभव से निकला सच है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, भविष्य के बड़े इलाजों की प्रतीक्षा करते हुए क्या आज लिए गए छोटे पोषण संबंधी कदम उस भविष्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं? ये चर्चा इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि किसी व्यक्ति के नियंत्रण में क्या है और उस पर ध्यान केंद्रित करना कितना शक्तिशाली हो सकता है।